डियर स्टूडेंट, पर्सनल मैनेजमेंट इन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में हम अभी तक बात कर चुके हैं सामाजिक कल्याण सेवाओं में कार्मिक प्रशासन। अब हम बात कर रहे हैं शैक्षिक संगठनों में कार्मिक प्रशासन। स्टूडेंट, भारत में शैक्षिक संगठनों की एक जैसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ कुछ शैक्षिक संगठन ऐसे हैं जो बहुत ही संपन्न हैं और अपने कर्मचारियों को बहुत अधिक सेवा सुविधाएं देते हैं, जबकि कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है और उनके पास किसी सेवी वर्गीय नीति का अभाव नहीं है। उनके वित्तीय हालत इतनी ख़राब है कि वो कम वेतन पर अल्प सुविधाओं पर अप्रशिक्षित कर्मचारियों को अपने यहाँ नियुक्त कर लेते हैं। ऐसे में अगर इस प्रकार के कर्मचारी आते हैं तो जो समाज कल्याण का कार्य है, जैसे असहाय, बुजुर्ग, विधवा, बच्चे, समाज के सताए हुए लोगों की सेवा करना, वो कार्य नाम मात्र का बन के रह जाता है। सरकारी स्तर पर बहुत कम शिशु गृह, पालना घर और छात्रावास और अनाथ आश्रम है। भारत में अगर एक सर्वे किया जाए तो ये रिपोर्ट सामने आई है कि यहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं और जिसमें 4.5 लाख से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, अवकाश, पदोन्नति की दशा बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इन संगठनों को अपनी वित्तीय स्थिति के लिए दान और बड़े लोगों से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए ये लोग सरकारी सेवाओं में उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते जितना इन्हें करना चाहिए। संसाधन नहीं होने के कारण यह शैक्षिक संगठन योग्य कर्मचारियों को सेवाओं में नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हमने योग्य कर्मचारियों को सेवा में लिया तो हमें उन्हें ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। अब समाज कल्याण में जो कर्मचारी लगे हैं, इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। किसी भी कार्य को सही तरीके से करने के लिए योग्य, अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनके ज्ञान, व्यवहार और कौशल में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर वो प्रशिक्षित होंगे तभी उन्हें संगठन के उद्देश्यों का पता चलेगा और जनता की समस्याओं और शंकाओं का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि नन्हे बालक की शारीरिक मानसिक आवश्यकता के अनुसार देखभाल करना, एक सताई हुई महिलाओं को सहानुभूति और सहायता देना तथा अपराधी या किसी नशेड़ी व्यक्ति की मन की स्थिति को समझकर उसको दिशा निर्देश देना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें इस कार्य को करने का पर्याप्त अनुभव हो या उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो। समाज कल्याण से संबंधित कुछ प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार है: राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार संस्थान मुंबई, प्रौढ़ वगैरों का प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद, भारतीय बाल विकास परिषद नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रशासन में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। बच्चों, ये भारतीय पुनर्वास परिषद, ये शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछा जाता है। भारत में डिसेबल व्यक्तियों के लिए उनके लिए अलग अलग तरह की प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, प्रशिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करने, मानक निर्धारित करने और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत यह परिषद एक वैधानिक संस्था है। परिषद के इस कानून को 1 सितंबर 1992 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिली थी और जून 1993 से भारत के राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित की गई है। जुलाई 93 से इस परिषद ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस परिषद के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, वो इस प्रकार है: सारे देश की प्रशिक्षण संस्थाओं के
मापदंडों का नियमन करना, डिसेबल व्यक्तियों के कार्यों में विभिन्न श्रेणी के पेशेवर व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शिक्षा और प्रशिक्षण का निर्धारण करना, डिसेबल व्यक्तियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का व्यावसायिक मानकीकरण निश्चित करना, इन व्यक्तियों के लिए संचालित होने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम और नीतियों का नियमन करना। साथ ही इस परिषद के द्वारा डिसेबल व्यक्तियों के कल्याण में जो संगठन है उनको आपसी सहयोग से सतत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही देश या विदेश से ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण से संबंधित संस्थाओं की सूचना इकट्ठी की जाती है। इन व्यक्तियों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र या डिग्री संचालित करने वाले संस्थान या विश्वविद्यालयों को मान्यता को देना या फिर मान्यता को समाप्त करना भी इस परिषद के द्वारा किया जाता है। विदेशी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली डिग्री को मान्यता देना, डिसेबल व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर लोगों का एक रजिस्टर बनाना या संधारित करना, ये सारे कार्य इस परिषद के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही डिसेबल व्यक्तियों के लिए ये इन संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अब बात हम करते हैं सामाजिक प्रशासन में स्वैच्छिक संगठन में कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, इनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना सामाजिक प्रशासन में कर्मचारी को करना पड़ता है। वो समस्याएं हैं योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, प्रशासनिक सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत जैसी बैंक सेवाओं की तरह समाज कार्य की सेवाओं को ही शायद ही कोई व्यक्ति अपनाता है। क्यों? क्योंकि समाज सेवा का कार्य बहुत कठिन है, परोपकार और त्याग पर आधारित है। इस कार्य में कोई धन और प्रतिष्ठा उसे नहीं मिलती। इसी कारण कोई भी व्यक्ति इसे अपने कैरियर के रूप में नहीं अपनाता। समाज सेवा में वही व्यक्ति आते हैं जो या तो रिटायर्ड हो जाते हैं और बुढ़ापे में समाज सेवा में लगना चाहते हैं, या कुछ अनाथ बच्चे जो बड़े होकर समाज सेवा में अपना कार्य करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं जिन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा, वो समाज सेवा के कार्य में आते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों बिल्कुल ही कोई नहीं आना चाहता इस सेवा में। देखिए, आने वाले आते भी हैं, लेकिन एक मैं जर्नल वे में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर लोग समाज सेवा के कार्य में नहीं आना चाहते, क्योंकि उसमें उन्हें उतनी धन, प्रतिष्ठा और शोहरत नहीं मिलती जो उन्हें दूसरी जगह मिल सकती थी। दूसरा है सेवी वर्गीय नीतियाँ नहीं होती। किसी भी संगठन की सफलता तभी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी एक प्रभावशाली प्रारूप हो, एक उसका उद्देश्य हो और उसके अनुसार वो कार्य करे। भारत में सरकारी कल्याण में जो लगे हैं कर्मचारी, इनके लिए सेवी वर्ग नीति का अभाव है। इनकी योग्यता, सेवा शर्तों, प्रशिक्षण के लिए कोई भी नियम अभी तक नहीं है। इसीलिए इन कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति जिस तरीके से की जानी चाहिए वैसे नहीं हो पाती, और सेवा वर्ग की नीति के अभाव में समाज कल्याण के कार्यों को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अलग संवर्ग की मांग की जा रही है। सामाजिक प्रशासन में जो समाज कार्यों में कर्मचारी हो, उनको एक विशेष कैडर में रखने की मांग बहुत समय से की जा रही है। राजस्थान सेवा नियम 1951 में संवर्ग को यह कहा गया है। संवर्ग से अर्थ है किसी सेवा के एक भाग को पृथक इकाई के रूप में निर्धारित करना। भारतीय समाज कल्याण परिषद ने 1961 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के संवर्ग विकास पर एक उप समिति भी बनाई थी। इस समिति ने संवर्ग को बताते हुए कहा है कि संवर्ग का अर्थ कर्मचारियों के उस समूह से है जो सरकारी संवर्ग का अर्थ कर्मचारियों के उस समूह से है जो सरकारी विशेषीकृत सेवाओं को संगठित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होता है।
चिकित्सकों का डॉक्टरों का संवर्ग, नर्सों का संवर्ग, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संवर्ग, इन सेवाओं के अलग अलग संवर्ग हैं। इसी प्रकार सामाजिक कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका भी अलग से एक संवर्ग बनाया जाना चाहिए। 1954 में एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। उसमें जीवराज मेहता ने कहा था कि समाज सेवा में योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता निरंतर बढ़ेगी, इसलिए सामाजिक सेवाओं का प्रसार करने के लिए कल्याणकारी संवर्ग की स्थापना की जानी चाहिए। भारतीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य समाज कल्याण विभागों के दायित्व सामाजिक समस्या और जनता की आवश्यकता को देखते हुए एक ऐसा संवर्ग बनाए जो सामाजिक कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। ये एक महत्वपूर्ण समस्या है कि एक इसका अलग से संवर्ग बनना चाहिए। नेक्स्ट ये टॉपिक आपका कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्लास में बच्चों रहेगा।